वो पेरिस अपनी प्रेमिका के साथ छुट्टियां मनाने गया। मैंने उसी फ्लाइट में ठीक उनके बगल की सीट खरीद ली। सुबह 3:17 पर नोटिफिकेशन आया। हमारे बेडरूम के अंधेरे में वह नीली रोशनी मेरे चेहरे पर चमक रही थी। हमारे खाली बेडरूम में मैं फिर से उसका इंतजार करते हुए सो गई थी। मैसेज अमेरिकन एक्सप्रेस से था, जिसमें रिचर्ड द्वारा 2 बिजनेस क्लास टिकट्स की पुष्टि की गई थी। पेरिस के लिए अगले शुक्रवार की फ्लाइट। 2 टिकट, न एक न तीन, 2। मुझे याद है स्क्रीन धुंधली हो गई थी क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा अंगूठा नोटिफिकेशन पर कांपते हुए रुका। फिर मैंने उसे खोला। उसमें होटल ले मॉरिस की बुकिंग भी थी। वही स्वीट, वही होटल जहां हम हनीमून पर ठहरे थे। मैं और नहीं जानना चाहती थी, लेकिन जानना जरूरी था। 15 साल की शादी ने मुझे पैटर्न्स पहचानना सिखा दिया था। संकेत, वो चुपचाप धोखे जो उस प्यार की छाया में होते हैं जिसे हम सच मानते हैं। रिचर्ड ने पेरिस की किसी यात्रा का जिक्र नहीं किया था। न 3 रात पहले डिनर पर, जब वह असामान्य रूप से ध्यान दे रहा था, न ही कल सुबह जब उसने मुझे चूमा और कहा कि वह फिर देर से आएगा। दूसरी टिकट मेरे लिए नहीं थी। वो कभी मेरे लिए थी ही नहीं। मैं अपने किंग साइज बेड पर बैठ गई, वही जो हमने साथ में खुशी के दिनों में चुना था। मैंने खुद को कंफर्टर में लपेट लिया, जैसे ये मुझे आने वाले तूफान से बचा सके। घर इतना शांत था कि मैं नीचे फ्रिज की आवाज सुन सकती थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हर बूंद खिड़की पर एक छोटा सा संगीत बजा रही थी, मेरी जिंदगी के बिखरते संगीत की धुन। पेरिस, मैंने खुद से फुसफुसाया। उस शब्द का कड़वापन मेरे मुंह में था। वहीं हम हनीमून पर गए थे, 15 साल पहले। विडंबना यह थी कि रिचर्ड हमारे शुरुआत के उस स्थान पर जा रहा था, हमारे अंत के लिए। क्या वह उसे उसी छोटे कैफे में ले जाएगा जहां उसने मुझे हमेशा प्यार करने का वादा किया था? क्या वे दोनों सैन नदी के किनारे सूर्यास्त में टहलेंगे? उसकी बाहें उसके चारों ओर होंगी, जैसे कभी मेरे चारों ओर हुआ करती थीं। मैंने लैपटॉप खोला और हमारे जॉइंट अकाउंट में लॉग इन किया। सारे सबूत सामने थे, ठंडी डिजिटल सच्चाई में। 2 टिकटें खरीदी गई थीं, रिचर्ड और मेलिसा के नाम पर। मेलिसा, उसकी मार्केटिंग कंसल्टेंट। मेलिसा, जो पिछले महीने हमारे घर डिनर पर आई थी, मेरी ही डाइनिंग टेबल के सामने बैठकर मुझसे मुस्कुरा रही थी, जबकि शायद उसके पैर मेरे पति के पैरों से छू रहे थे। अब मेरे हाथ नहीं कांप रहे थे। मेरे भीतर कुछ ठंडा और स्पष्ट जम रहा था, कुछ जो दर्द को किसी कठोर चीज में बदल रहा था। मैं बाथरूम गई और आईने में खुद को देखा। 43 साल की उम्र, हंसी की लकीरें जो अब स्थायी हो चुकी थीं। वो बाल जिन्हें मैंने कोविड में रंगना छोड़ दिया था, अब चांदी में घुले हुए थे। मैं इतनी थकी हुई कब लगने लगी? मैं कब वह औरत बन गई जिसे उसका पति इतनी आसानी से नजरअंदाज कर सकता है? लेकिन उस रात मेरी आंखों में कुछ और भी था, एक चमक जो मैंने सालों से नहीं देखी थी। मैं न तो चिल्लाने वाली थी, न कुछ तोड़ने वाली, न उसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाने वाली। मैं त्यागी हुई हिस्टेरिकल पत्नी नहीं बनने वाली थी। नहीं, मैं अब कुछ और बनने जा रही थी। मैंने फोन निकाला और टिकट का स्क्रीनशॉट लिया। फिर अपना पर्सनल ईमेल खोला, वो जो रिचर्ड को नहीं पता था, और खुद को फॉरवर्ड कर दिया। सबूत, कुछ की शुरुआत। उस रात मैंने उसे कॉल नहीं किया यह पूछने के लिए कि वो कहाँ है। मैंने मैसेज नहीं किया यह जानने के लिए कि वो कब घर आएगा। इसके बजाय मैंने चाय बनाई और किचन आइलैंड पर बैठकर योजना बनाई। मैंने हमारे बीते सालों के बारे में सोचा, जैसे फिल्म को पीछे चलाना, उसके प्यार की धीरे धीरे होती ठंडक, बिजनेस ट्रिप्स जो बढ़ती गईं, वो बातचीत बीच में छोड़ देना जब उसका फोन बजता, वो अजनबी परफ्यूम की खुशबू जो कभी कभी उसकी कॉलर पर मिलती। मैंने हमारी बेटी एम्मा के बारे में सोचा, जो कॉलेज में है और अपने पिता को आदर्श मानती है। कैसे उसने संपूर्ण पिता, सफल व्यवसायी, समर्पित पति की छवि गढ़ी थी, जबकि वह अंदर ही अंदर सब कुछ धोखा दे रहा था जो हमने मिलकर बनाया था। जब सुबह की रोशनी किचन की खिड़कियों से घुसकर हमारे ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स को सुनहरा बना रही थी, मुझे पूरी तरह पता था कि अब मुझे क्या करना है। अब मुझे गुस्सा नहीं था, सिर्फ स्पष्टता थी।
वो स्पष्टता जो तब आती है जब आप उन सभी झूठों को देख पाते हो जो आपने खुद को सालों से कहे हैं। जब रिचर्ड अगली सुबह घर आया, यह कहकर माफी मांगते हुए कि वह ऑफिस में सो गया था, मैंने मुस्कुराकर उसके गाल पर किस किया। तुम बहुत मेहनत करते हो, मैंने कहा और उसकी तरफ कॉफी का कप सरकाया। वह राहत भरा और आभारी दिख रहा था मेरे समझदारी के लिए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब वह शॉवर ले रहा था, मैंने अपनी ट्रैवल एजेंट को फोन कर दिया था। उसे यह भी नहीं पता था कि मैंने अपनी टिकट भी बुक कर ली थी, पेरिस के लिए। सीट 4C, टिक 4B, रिचर्ड की सीट के बगल में। 4A में विंडो सीट पर थी मेलिसा। खेल शुरू हो चुका था और इस बार नियम में बना रही थी। उनकी फ्लाइट से पहले का हफ्ता मेरी जिंदगी की सबसे अवास्तविक सरियल एक्टिंग थी। हर सुबह मैं रिचर्ड के साथ उठती, उसे नाश्ता बनाकर देती, उसे चूम कर विदा करती, सब कुछ जानते हुए भी। हर रात मैं उसके काम की कहानियां सुनती, मीटिंग्स की बातें, सही समय पर सिर हिलाते हुए, जबकि मेरे अंदर की एक आवाज फुसफुसाती रहती, झूठा, झूठा, झूठा। मंगलवार को उसने कहा कि उसे शिकागो जाना है, एक इमरजेंसी क्लाइंट मीटिंग है सेक्युलस के लिए। वह रविवार तक नहीं आएगा। बहुत गलत समय है, उसने कहा, चेहरे पर दुख की एकदम नकली परछाई लेकर, जब वह अपना सूटकेस पैक कर रहा था। तुम जानती हो, मुझे इतने दिन दूर रहना पसंद नहीं। मैं बिस्तर के किनारे बैठी उसे ध्यान से देख रही थी जब वह टाई चुन रहा था। उनमें वो नीली सिल्क की टाई भी थी जो मैंने उसे पिछले क्रिसमस पर दी थी। मैं समझती हूँ, मैंने कहा और उसे उसका टॉयलेटरी बैग पकड़ा दिया। बिजनेस तो बिजनेस है। उस रात जब वह चला गया, मैंने वाइन की एक बोतल खोली और अपनी बदला लेने की योजना पर काम शुरू कर दिया। पिछली गर्मियों में जब रिचर्ड ने गलती से अपना लैपटॉप खुला छोड़ दिया था, मैंने उस पर एक निगरानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया था जो उसकी ईमेल्स को एक गुप्त खाते पर फॉरवर्ड कर देता था। यह जासूसी के लिए नहीं था, कम से कम मैंने खुद से यही कहा था, बल्कि हमारे परिवार की रक्षा के लिए, अगर मेरी शंकाएं सही निकली। मैंने उस खाते को कभी चेक नहीं किया, जानकारी को जमा होने दिया जैसे कोई मौन गवाही जो मैं तब तक देखने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पहली बार वह ईमेल खाता खोला। रिचर्ड और मेलिसा के बीच सैकड़ों संदेश, 18 महीनों से। होटलों की बुकिंग, देर रात के मैसेज, कुछ तस्वीरें जिन्हें देखकर मैं पछताई, भविष्य की योजनाएं, एक ऐसा भविष्य जिसमें मैं कहीं नहीं थी। लेकिन सबसे गंभीर सबूत उनका अफेयर नहीं था, बल्कि वो वित्तीय रिकॉर्ड थे। रिचर्ड हमारे संयुक्त बिजनेस अकाउंट से धीरे धीरे पैसे निकालकर एक अलग खाते में ट्रांसफर कर रहा था। शुरुआत में छोटी रकम, फिर जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, रकम भी बढ़ती गई। वह अपने लिए एक नई जिंदगी की तैयारी कर रहा था, मुझे आर्थिक रूप से असुरक्षित छोड़ते हुए। उसे ये नहीं पता था कि मैं 2 हफ्ते पहले ही हमारे अकाउंटेंट मार्कस से मिल चुकी थी। मार्कस, जो हमारे साथ तब से था जब हमने अपने गैराज से बिजनेस शुरू किया था। मार्कस, जिसकी बेटी को मैंने कॉलेज में एडमिशन दिलवाने में मदद की थी, सिफारिशी पत्र और ट्यूटरिंग के जरिए। मार्कस ने जब मेरे दिखाए नंबर देखे तो सिर हिलाकर कहा, यह सिर्फ अनैतिक नहीं है जेसिका, इसमें कुछ बातें तो कानून के दायरे से भी बाहर जाती हैं, खासकर क्लाइंट बिलिंग में गड़बड़ियां। उसने पहले ही मेरे वकील के लिए पूरी वित्तीय रिपोर्ट तैयार कर दी थी। रिचर्ड को लगता था कि मैं सिर्फ क्रिएटिव इंसान हूं जिसे बिजनेस की समझ नहीं है। वह भूल गया था कि मेरे पास एमबीए है जो मैंने हमारी बेटी की परवरिश और उसके करियर की मदद के लिए किनारे रख दिया था। अब मुझे अपने विवाह, भविष्य या यहाँ तक कि अपनी पहचान पर भी यकीन नहीं था। उस पहचान पर जो मैंने पिछले 15 साल रिचर्ड की पत्नी के रूप में बनाई थी। लेकिन एक बात मुझे पक्के तौर पर पता थी कि मुझे सच जानने का हक है, पूरा सच, और मुझे अपना आत्मसम्मान अपने ही तरीके से वापस लेना है। अगले दिन मैं बैंक गई और हमारे जॉइंट सेविंग्स अकाउंट से $15,000 निकाले। इतनी रकम जिससे रिचर्ड को शक न हो, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त। मैंने अपने नाम पर एक नया अकाउंट खोला। फिर मैंने एक वकील से संपर्क किया, एक ऐसा वकील जिसे रिचर्ड नहीं जानता था
और जो शहर के दूसरी ओर की एक फर्म से था। उस रात मैं अपनी अलमारी के सामने खड़ी थी, सोच रही थी कि पेरिस के लिए क्या पैक करूं। कोई क्या पहनता है जब उसे 35,000 फीट की ऊंचाई पर अपने बेवफा पति का सामना करना हो। मैंने अपने सबसे महंगे कपड़े चुने, वो डिजाइनर ड्रेस जो उसने हमारी सालगिरह पर दी थी, वो कश्मीरी स्वेटर जो मेरी आंखों के हरे रंग को उभारता था, और वो जूते जिनमें मैं खुद से ज्यादा ऊंची महसूस करती थी। बुधवार को रिचर्ड ने शिकागो से फोन किया। वहां मौसम कैसा है? मैंने मासूमियत से पूछा। ठंडा, उसने बिना झिझक कहा। टिपिकल शिकागो विंटर। मैंने अपने फोन पर मौसम ऐप खोला। शिकागो, 52 डिग्री और धूप। फरवरी के लिए असामान्य रूप से गर्म। गर्म कपड़े पहनना। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, उसने कहा। उसकी आवाज में वही नरमी थी जो कभी मेरा दिल धड़का देती थी। सोच रही हूं इस हफ्ते एम्मा से मिलने चली जाऊं। जब तुम बाहर हो तो शायद कैंपस जाकर उसे सरप्राइज कर दूं। बहुत अच्छा विचार है, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसे बहुत अच्छा लगेगा। एक और झूठ, उसकी झूठों की लिस्ट में जोड़ने के लिए। उसे पता था कि अगर मैं अपनी बेटी के पास रहूंगी तो मैं उससे संपर्क नहीं कर पाऊंगी, जबकि वह दिखावे के लिए शिकागो में था। एकदम साफ सुथरा अलिबी दोनों ओर से। गुरुवार की रात मैंने अपना सूटकेस बहुत सोच समझकर पैक किया। कपड़े, टॉयलेटरीज, पासपोर्ट। आखिरकार मैंने अपने कैरी ऑन को भी सावधानी से पैक किया। उसमें एक सील किया हुआ लिफाफा था जिसमें वे दस्तावेज थे जो मेरे वकील ने तैयार किए थे। तलाक के कागजात, वित्तीय दस्तावेज, धोखाधड़ी के सबूत, सब कुछ तैयार था 35,000 फीट की ऊंचाई पर सौंपने के लिए। उस रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई। हर बार जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे रिचर्ड और मेलिसा की तस्वीरें दिखीं। पेरिस में एक साथ हंसते हुए, एफिल टॉवर के नीचे हाथ में हाथ डाले चलते हुए, किसी होटल के कमरे में साथ लेटे हुए। वह होटल जिसकी कीमत हमारे पैसे से चुकाई गई थी, वह पैसा जिसे मैंने भी कमाने में मदद की थी उन दिनों में जब हमारा बिजनेस शुरू ही हुआ था। वो पैसा जो हमारी रिटायरमेंट के लिए था, एम्मा की शादी के लिए, हमारे उस भविष्य के लिए जो हमने मिलकर प्लान किया था। मैंने उसे सब कुछ दे दिया, मैंने अंधेरे से फुसफुसाते हुए कहा, और उसने मुझे ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कुछ थी ही नहीं। शुक्रवार सुबह उजली और ठंडी थी। मैं फ्लाइट से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंची। मुझे उन दोनों से पहले अपनी सीट पर होना था। मुझे सरप्राइज का पूरा फायदा चाहिए था। जब मैं चेक इन कर रही थी, एयरलाइन एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, पेरिस जा रही है? कितना सुंदर। हाँ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। वहां किसी से मिलने जा रही हूं। उसे अंदाजा नहीं था कि यह कितनी सच्ची बात थी। मैं कभी शतरंज में अच्छी नहीं रही, लेकिन रिचर्ड था। विवाह के शुरुआती सालों में उसने मुझे खेल सिखाने की कोशिश की थी, हमेशा ये सिखाते हुए कि अगले कई कदमों को पहले से सोचना कितना जरूरी है। इस खेल की खूबसूरती यही है, वह कहा करता था, उसकी आंखों में वही चमक जो मुझे कभी बेहद आकर्षक लगती थी, कि असली हमला सामने वाले को तब तक नहीं दिखता जब तक बहुत देर न हो जाए। विडंबना देखो, यही सबक अब उसी के पतन की वजह बनने वाला था। मैं गेट सी 17 पर बैठे यात्रियों को आते जाते देख रही थी। अपनी घड़ी देखी, बोर्डिंग में 1 घंटा बाकी था। मैंने अपना फोन निकाला और 3 ईमेल शेड्यूल किए जो 24 घंटे में अपने आप भेज दिए जाते अगर मैं उन्हें रद्द न करती। एक हमारी कंपनी बोर्ड को वित्तीय सबूतों के साथ, एक हमारी बेटी को, एक कोमल लेकिन सच्चा स्पष्टीकरण, और एक रिचर्ड के माता पिता को, जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह माना और जिनसे मैंने माफी मांगी कि सब कुछ इस तरह खत्म हुआ। मैं बदले की भावना से नहीं कर रही थी, मैं बस पूरी तैयारी कर रही थी। फिर मैंने अपनी कॉम्पैक्ट मिरर में खुद को देखा। मैं कल ही सैलून गई थी। कट कलर स्टाइल। जो औरत अब आईने में मुझे देख रही थी, वह वो फीकी पत्नी नहीं थी जिसे रिचर्ड ने नजरअंदाज किया था। वह आत्मविश्वासी, तैयार और उद्देश्यपूर्ण महिला थी। मैंने लिपस्टिक की एक ताजा परत लगाई, शनेल रूज अलोर इन पायरेट।
एक गहरा लाल रंग जिसे मैंने पहनना छोड़ दिया था, क्योंकि रिचर्ड ने कभी कहा था कि यह मुझ पर ज्यादा लगता है। मैंने गहरी सांस ली। यह सिर्फ मेरे विवाह की बात नहीं थी, यह मेरे आत्मसम्मान, मेरी आवाज और मेरे भविष्य को वापस लेने की बात थी। गेट एजेंट ने प्री बोर्डिंग की घोषणा की। मैंने अपने सामान समेटे और जैसे ही मैं जेटवे की ओर बढ़ी, मैंने उन्हें देख लिया। रिचर्ड और मेलिसा गेट पर पहुंचे। उसका हाथ बड़ी सहजता से उसकी कमर के निचले हिस्से पर रखा था। एक इतना अंतरंग इशारा कि मेरी सांसें थम गई। वह किसी बात पर हंस रही थी जो उसने कही थी। उसका चेहरा ऊपर की ओर उठा हुआ, प्रशंसा और मोह से भरा। रिचर्ड ने मुझे उस तरह देखे सालों हो गए थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का पता नहीं चला। वे एक दूसरे में इतने डूबे हुए थे, अपनी छुपी हुई उत्तेजना में, उस रोमांटिक छुट्टी की कल्पना में जो उन्हें लग रहा था कि बस शुरू ही होने वाली है। मैं पहले ही बोर्ड कर चुकी थी। अपनी सीट 4C पर जा बैठी। मैंने अपने सामान को सावधानी से जमाया और कैमरे वाला पेन अपनी जैकेट की जेब में सटीक ढंग से लगाया। फिर मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से एक ग्लास शैंपेन ऑर्डर किया, जो बिजनेस क्लास के यात्रियों का स्वागत कर रही थी। कोई खास जश्न मना रही है? उसने पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। मैंने एक घूंट लिया और बुलबुलों को अपनी जबान पर नाचते हुए महसूस किया। कह सकती है, मैंने जवाब दिया। आज से मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी सच्चाई बोल रही थी। मैंने शैंपेन की चुस्कियों के बीच केबिन के दरवाजे की ओर देखा, अपने पति और उसकी प्रेमिका का इंतजार करते हुए, जो बिल्कुल नहीं जानते थे कि मैं इस खेल में उनसे 10 कदम आगे थी। एक ऐसा खेल जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। वे अंतिम कॉल के दौरान विमान में चढ़े। मैंने देखा रिचर्ड कैसे मेलिसा को प्यार से गलियारे में लेकर आ रहा था। उसका हाथ उसकी कमर पर था। वह उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था, जिससे वह हंस पड़ी। यह वही हंसी थी जो मैंने हमारे डिनर टेबल पर सुनी थी, जब उसने मेरी बनी हुई रोस्ट चिकन की तारीफ की थी। अब वही हंसी किसी और किस्म की अंतरंगता से भरी हुई थी। मैंने गहरी सांस ली और शैंपेन का ग्लास थोड़ा ऊपर उठाया, इतना कि मेरा चेहरा छिप जाए। जब वे दोनों चौथी कतार की ओर बढ़े, रिचर्ड सीट नंबर देख रहा था, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। यही है, उसने कहा। तुम विंडो सीट ले लो। मेलिसा सीट पर बैठ गई, अपनी डिजाइनर बैग को सामने वाली सीट के नीचे रखकर। वह बैग ठीक वैसा ही था जैसा मैंने एक मैगजीन में देखा था और जिसे रिचर्ड ने कहा था कि बहुत ही बेहुदा महंगा है। फिर रिचर्ड मेरे ठीक बगल में खड़ा हो गया, अपनी सीट लेने की तैयारी में। मैंने अपना ग्लास धीरे से नीचे किया। हेलो रिचर्ड, मैंने शांत स्वर में कहा। उसके चेहरे का रंग इस तरह उड़ गया जैसे खून ही सूख गया हो। एक पल को लगा कि वह बेहोश ही हो जाएगा। उसका मुंह खुला, फिर से खुला। 15 साल की शादी में मैंने उसे कभी इतना गूंगा नहीं देखा था। आई जेसिका, आखिरकार वह बुदबुदाया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट जितनी धीमी थी। तुम तुम यहां कैसे? सीट 4C, मैंने कहा, अपना बोर्डिंग पास दिखाते हुए। बिल्कुल तुम्हारे बगल में। कितनी अजीब इत्तेफाकस है ना? मेलिसा आगे झुकी। उसके चेहरे पर भ्रम की एक परत थी। जब तक उसने मुझे देखा, पहचान की झलक उसके चेहरे पर आई, फिर तुरंत ही खुला हुआ आतंक। उसने रिचर्ड की तरफ देखा, जैसे उससे उम्मीद कर रही हो कि वह इस सब को किसी तरह संभाल ले। तुम्हें इस फ्लाइट से उतर जाना चाहिए, रिचर्ड ने मुझ पर फुसफुसाते हुए, लगभग झल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। ये जगह सही नहीं है। कृपया अपनी सीट लें सर। पीछे से फ्लाइट अटेंडेंट की आवाज आई। हमें टेक ऑफ की तैयारी करनी है। रिचर्ड थके हुए अंदाज में बैठ गया। उसका शरीर तनाव से अकड़ा हुआ था। केबिन की ठंडी हवा के बावजूद उसके माथे पर पसीने की हल्की परत चमक रही थी। जेसिका, उसने अपनी आवाज नीचे कर फुसफुसाते हुए कहा, मुझे सब समझाने दो। ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मैंने थोड़ा सिर झुकाया। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि तुम अपनी मार्केटिंग कंसल्टेंट को पेरिस ले जा रहे हो।
हमारी 15वीं सालगिरह के वीकेंड पर उसी होटल में जहां हमने हनीमून बिताया था, वो भी हमारे जॉइंट अकाउंट से पैसे निकालकर। मेलिसा ने विंडो सीट से हल्की घबराई हुई आवाज निकाली। उसी समय फ्लाइट अटेंडेंट प्री टेकन ऑफ ड्रिंक्स लेकर आई, शैंपेन इनके लिए और खिड़की के पास बैठी महिला के लिए। हाँ, मैंने उनकी तरफ से जवाब दिया। मेरे पति और उनकी सहयोगी को शैंपेन बहुत पसंद है। आखिरकार हम जश्न मना रहे हैं। रिचर्ड ने मुझे चेतावनी भरी नजर से देखा जब वह कांपते हाथों से शैंपेन का गिलास थाम रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट बिना कुछ समझे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। उसे इस चुपचाप चल रहे युद्ध का अंदाजा नहीं था जो चौथी कतार में छिड़ा हुआ था। तुम चाहती क्या हो? रिचर्ड ने पूछा। उसकी आवाज गुस्से और डर से कांप रही थी। पैसे? क्या तुम मुझे शर्मिंदा करने आई हो? मैं धीरे से हंसी। उसकी पूरी गलतफहमी पर मुझे सच में हंसी आ गई। रिचर्ड, मैंने कहा, अगर मुझे सिर्फ पैसे चाहिए होते तो मैं उन्हें वैसे ही ट्रांसफर कर लेती, जैसे तुम पिछले 18 महीनों से करते आ रहे हो। उसका चेहरा सफेद से राखी रंग का हो गया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो ऑफशोर अकाउंट, मैंने कहा। फर्म की क्रिएटिव अकाउंटिंग, गायब हुए क्लाइंट पेमेंट्स। क्या तुम्हें सच में लगा कि मार्कस को कभी कुछ पता नहीं चलेगा? वो 12 साल से हमारे साथ वफादार है। तुमने मार्कस से बात की? उसकी फुसफुसाहट अब इंजन की आवाज में लगभग डूब गई थी। हाँ, मैंने पुष्टि की, फिर एक और घूंट शैंपेन लिया। और डिटेक्टिव रामिरेज से भी, फर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, और हमारे वकील से। मेरा मतलब है अब मेरे वकील से। मैंने अपने बैग से एक सीलबंद लिफाफा निकाला और उसे उसकी गोद में रख दिया। सालगिरह मुबारक डार्लिंग। 15वीं सालगिरह पर पारंपरिक तौर पर क्रिस्टल दिया जाता है, मगर मुझे लगता है इन हालात में लीगल पेपर्स ज्यादा उपयुक्त हैं। रिचर्ड उस लिफाफे को देखता रहा, लेकिन उसे छुआ तक नहीं। उसके बगल में मेलिसा पूरी तरह जड़ हो गई थी। उसकी शैंपेन अब भी वैसी ही अनटच्ड रखी थी। तुम ब्लफ कर रही हो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की एक भी रेखा नहीं थी। जवाब में मैंने अपना फोन निकाला और उसे वह ईमेल दिखाया जो 24 घंटे बाद अपने आप भेजे जाने के लिए सेट थे। बोर्ड मेंबर्स, क्लाइंट्स, फैमिली, सभी को उसके वित्तीय और निजी धोखों की पूरी जानकारी मिलने वाली थी, जब तक मैं उन्हें रद्द न कर दूं। देखो रिचर्ड, मैंने शांत स्वर में कहा, जब तुम अपनी छुट्टियों की योजना बना रहे थे, मैं भी योजना बना रही थी। फर्क बस इतना है कि मेरी योजना सिर्फ एक शादी नहीं तोड़ती, वो सब कुछ तबाह कर सकती है अगर तुमने सहयोग नहीं किया। डिंग की आवाज के साथ सीट बेल्ट का संकेत जल उठा। मैंने ध्यान से अपनी बेल्ट बांधी, फिर उसकी ओर देखा, जब तक उसने भी ऐसा न किया। तुम चाहती क्या हो? उसने फिर पूछा। अब गुस्से की जगह उसकी आवाज में हार झलक रही थी। मैं थोड़ा और झुक गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेलिसा भी सुन सके। मुझे वो सब कुछ चाहिए जिसका मुझे कानूनी हक है, और उसके अलावा मेरी प्रोफेशनल साख को हुए नुकसान का मुआवजा भी चाहिए। मुझे घर चाहिए, बिजनेस की आधी हिस्सेदारी, वैध हिस्से, और हर खाते की पूरी पारदर्शिता। ये तो बेहूदी बात है, वह बड़बड़ाया। कोई भी कोर्ट इससे ज्यादा नहीं देगा। हम कोर्ट नहीं जा रहे, मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए नरमी से कहा। वो लंबा, गंदा और सार्वजनिक मामला बन जाएगा, और तुम्हारे लिए आपराधिक आरोपों की संभावना भी। ये सब निजी ही रहेगा अगर तुम आज इसी फ्लाइट में दस्तखत कर दो। विमान रनवे की ओर टैक्सी करने लगा। लिफाफे में एक पेन भी है, मैंने मददगार लहजे में जोड़ा। आखिरकार मेलिसा बोली, रिचर्ड, ये आपराधिक आरोपों की बात क्या है? तुमने कहा था पैसा पूरी तरह लीगल है। मैं उसकी ओर मुड़ी, एक सच्ची सहानुभूति के साथ। मेलिसा, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम ही अकेली हो जिससे वो झूठ बोल रहा था? रिचर्ड ने लिफाफा थामते हुए उसे खोलने की कोशिश की। उस लिफाफे में तलाखन के कागजात थे, वित्तीय समझौते और कंपनी बोर्ड से इस्तीफे का पत्र, सभी मेरे वकील द्वारा तैयार किए गए थे, मेरे जुटाए गए सबूतों के आधार पर। जैसे ही विमान हवा में उठा, मैंने अपनी 15 साल की शादी को उसकी अंतिम सच्चाई में डूबते हुए देखा। रिचर्ड कागजात पढ़ता रहा।
कभी कभी अविश्वास में सिर हिलाते हुए। बिजनेस क्लास में एक नोटरी है, मैंने उसे बताया, सीट 8D। वो इस उड़ान के दौरान तुम्हारे दस्तखत की गवाही देने को तैयार है। तुमने हर चीज का ख्याल रखा, उसने कड़वाहट से कहा। तुम हमेशा कहते थे 10 कदम आगे सोचो। जब तक हम क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंचे, रिचर्ड ने हर कागज पर दस्तखत कर दिए थे, उस पेन से जो रिकॉर्डिंग पेन था, जो मैंने उसे मदद के तौर पर दिया था। हर शब्द, हर स्वीकारोक्ति, हर हार भरी सांस, सब उसमें दर्ज हो चुका था। जैसे ही सीट बेल्ट का संकेत बंद हुआ, मैंने नोटरी को बुला लिया। विमान की तंग जगह में, जहां भागने की कोई जगह नहीं थी, रिचर्ड चुपचाप देखता रहा जब उसके दस्तखत गवाह के सामने वैध ठहराए गए और स्टैंप किए गए। मुझे एक स्कॉच दीजिए, उसने पास से गुजरती फ्लाइट अटेंडेंट से कहा। डबल। मैंने कागजात सावधानी से समेटे, उन्हें अपने बैग में रखा। पेरिस ट्रिप तुम रख सकते हो, मैंने कहा। इसे विदाई का तोहफा समझो। मैंने कल सुबह की वापसी की फ्लाइट बुक कर ली है। कितनी उदार हो तुम, उसने तंज कसा। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैंने ठंडे स्वर में कहा, तो आप कंपनी कार्ड से कोई खरीदारी नहीं करती। वो अकाउंट्स पहले ही फ्रीज कर दिए गए हैं। मेलिसा का चेहरा एक बार फिर फीका पड़ गया। हमारा होटल, वो बुकिंग्स। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मुझे पूरा भरोसा है कि रिचर्ड के पास किसी साधारण होटल के लिए कैश होगा, जहां शायद अब अलग अलग बेड हों। अब जब तुम जान गई हो कि वो असल में कैसा इंसान है, मैं उस फ्लाइट से एक बिल्कुल बदली हुई औरत बनकर उतरी थी। मैंने अपनी आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, पैसे, घर और आजादी, सब कुछ वापस पा लिया था। उस फ्लाइट के बाद सब कुछ तेजी से हुआ। जो सबूत मैंने इकट्ठा किए थे, उन्होंने रिचर्ड को किसी भी चीज पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसके साझेदारों ने उसे कंपनी से उसके हिस्से की बहुत ही मामूली रकम देकर बाहर कर दिया, वो भी सिर्फ मेरे लिए, उनकी इज्जत के चलते। मैंने घर रख लिया, लेकिन 6 महीने बाद बेच दिया। कुछ महीनों बाद मैंने एम्मा को सब कुछ बता दिया। वो हमेशा अपने पिता को आदर्श मानती थी। सच उसके लिए एक कड़वी गोली थी। लेकिन एक बरसात भरे रविवार की दोपहर, वो मेरी नई अपार्टमेंट पर आई, हाथ में वाइन की बोतल और आंखों में आंसू। उस रात हम दोनों बहुत रोए, सिर्फ एक शादी के अंत के लिए नहीं, बल्कि उस बचपन की छवि के टूटने के लिए जो उसने अपने पिता के बारे में बनाई थी। हमारे बीच का घाव धीरे धीरे भर रहा है, धीमा लेकिन सच्चा। जहां तक रिचर्ड और मेलिसा की बात है, उनका रिश्ता उस फ्लाइट से ज्यादा लंबा नहीं चला। वो उसे चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर छोड़कर चली गई, जब उसे पता चला कि रिचर्ड के झूठ कितने गहरे थे। वो एक ऐसी जिंदगी में लौटा जो पूरी तरह बदल चुकी थी। एक डगमगाता करियर, बिखरा हुआ परिवार और बदनाम प्रतिष्ठा। आखिरी खबर ये थी कि वह एरिजोना चला गया है, अपने किसी दूर के कजिन की छोटी सी अकाउंटिंग फर्म में काम करने। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या मैं बहुत निर्दयी थी, बहुत सोच समझ कर की गई सजा थी? फिर मुझे याद आता है वो ठंडापन जिससे उसने मुझे छोड़ने की योजना बनाई थी, मुझे आर्थिक रूप से असहाय छोड़कर एक जवान औरत के साथ नई शुरुआत करने की। मुझे याद है वो झूठ, वो गैसलाइटिंग, वो सालों तक मेरे आत्ममूल्य पर सवाल खड़े करना, जब वो चुपचाप अपने बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर रहा था। नहीं, मुझे अपने किसी भी फैसले पर पछतावा नहीं। मुझे पछतावा सिर्फ इन सालों का है जो मैंने खुद को छोटा दिखाने में गुजार दिए, ताकि वो और चमक सके। आज के दिन ठीक 1 साल पहले वो फ्लाइट BA 2297 से पेरिस, जहां मैंने 35,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी जिंदगी वापस हासिल की थी। आज मैं पेरिस के 7वें एरोंडिस्मा में एक कैफे में बैठी हूँ, देख रही हूँ कैसे सैलानी आईफल टावर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे शाम शहर पर उतर रही है। फरवरी का पेरिस एक उदास मगर खूबसूरत एहसास है। सूखे पेड़, स्टील जैसी स्लेटी आसमान और पीले पत्थर जैसे इमारतें जो ढलती रोशनी में धीरे धीरे चमक रही हैं। अब पेरिस अलग लगता है, जब आप किसी से भाग नहीं रहे होते या किसी से चिपके नहीं होते। अब ये लगता है जैसे खुद से खुश रहने की, खुद के लिए जीने की पूरी संभावना है। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।